हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएवी ई लर्निंग। गाइस, आज हम हमारा बैंकिंग का यूनिट फर्स्ट के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जब टाइप्स ऑफ मनी। ये टॉपिक कंप्लीट होते ही हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक रिमेनिंग है, दैट इज टाइप्स ऑफ मनी। कि मनी के कौन से टाइप्स हैं, क्या क्या मनी की क्लासिफिकेशन है, मनी को किस किस अदर टाइप्स में डिफाइन करते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ मनी के अंदर हम देखें तो क्लासिफिकेशन, सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी, कि मनी के नेचर के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के मनी है। इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो हेड्स हैं इसके, एक तो है एक्चुअल मनी, मनी ऑफ अकाउंट। एक्चुअल मनी के अंदर के दो सब हेड्स हैं हमारे। नंबर वन इज कमोडिटी मनी, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी। उसके अंदर हमारे दो हेड्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, एक्चुअल मनी एंड मनी ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, एक्चुअल मनी के अंदर भी दो सब हेड्स हैं, कमोडिटी मनी एंड रिप्रेजेंटेटिव मनी। पहला है हमारा एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी, बाय एक्चुअल मनी वी मीन मनी व्हिच इज इन करंट इन प्रैक्टिस इन अ कंट्री। एक्चुअल मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज as well as basis of deferred payments. Goods and services are bought and sold in the market with the help of this money. The purchasing power can be stored only in terms of actual money, on the terms of actual money. Actual money वो है हमारा जो करंट के अंदर हमारा प्रैक्टिस में चल रहा है, करंट के अंदर जो रनिंग है वो हमारा क्या है, एक्चुअल मनी है। जो लोगों के पास पैसा है, जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है, जो हमारा डेफर्ड पेमेंट का सोर्स है कि हम फ्यूचर में पेमेंट्स कर सकते हैं, उसके बदले में हमें क्या फ्यूचर के अंदर पे करेंगे, मनी पे करेंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि हम कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसके बदले में जो हमारा मीडियम बन रहा है कि गुड्स के बदले में हम क्या पे कर रहे हैं, मनी पे कर रहे हैं। तो जो वो मनी हम पे कर रहे हैं, जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज आज बन रहा है, या जो हमारा मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट है कि हम फ्यूचर में अगर कोई पेमेंट करेंगे तो उसके बदले में हमें मनी पे करना पड़ेगा। तो वो जो मनी हमारा करंट के अंदर रन कर रहा है, एक्चुअल के अंदर है, वो हमारा एक्चुअल मनी कहलाता है। एक्चुअल मनी के अंदर भी दो हेड्स आते हैं, कमोडिटी मनी, अदर मनी इज रिप्रेजेंटेटिव मनी। कमोडिटी मनी क्या है? कमोडिटी मनी इज मनी whose value comes from a commodity of which it is made। कि कमोडिटी मनी वो है जो किसी कमोडिटी से बना है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी मेटल से बना होगा, लाइक जो आज हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं वो किसी मेटल से कॉइन्स बने हुए हैं, वो मेटल है या वो गोल्ड है, सिल्वर है, जिस भी कमोडिटी से वो बना होगा, जिस मेटल का वो बना होगा, कॉपर है, तांबा, चांदी, सोना, जो भी किसी भी मेटल से वो कॉइन बना है, उसकी जो वैल्यू है उस कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होगी। जिस कमोडिटी का वो बना है वही उसकी वैल्यू मानी जाएगी। इट इज इनवेरिएबली मेड ऑफ सर्टेन मेटल, किसी न किसी मेटल का तो वो बना होगा, एंड इट्स फेस वैल्यू इज इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल होगी। दैट मींस फेस वैल्यू उसका जो मोल होगा, जो हम अगर किसी के बदले में उसको पे करेंगे तो उसका क्या प्राइस माना जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू उसके इक्वल होगी। आज गोल्ड का प्राइस है 47 के अराउंड है, 47,000 के अप्रॉक्स कुछ चल रहा है हमारे तो जो अगर हम गोल्ड का 10 ग्राम का अगर एक कॉइन है, हमारे पास 10 ग्राम का कॉइन है, मान लो 1 तौले का कॉइन है, तो उसकी वैल्यू 47,000 है, तो उस कॉइन की वैल्यू क्या होगी, 47,000 ही मानी जाएगी। चाहे उस पे रुपीज एंड करके कोई अगर लोगो बना दिया, मान लो ये ऐसे कमोडिटी बनी हुई है, ये ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे लोगो बना हुआ, इसके आसपास कुछ डिजाइन बना, लेकिन इस पे रुपीज
हुआ है, इसकी जो वेट है इसका 10 ग्राम है, दैट मींस एक तोला अगर है तो उसकी वैल्यू 10 रुपए नहीं होगी, उसकी वैल्यू 47,000 ही मानी जाएगी। दैट मींस कि उसकी फेस वैल्यू जो है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल है, कि वो कमोडिटी मनी होता है जिस कमोडिटी से वो बना है उसकी जो प्राइस मार्केट में चल रही है, उस कमोडिटी की जो वैल्यू चल रही है वही जो है हमारी उसकी फेस वैल्यू मानी जाएगी, वो होता है हमारा कमोडिटी मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी नाम से ही पता चल रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस जो पॉइंट्स हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, अगर उस पे रुपए 5 लिखा है तो वो 5 रुपए का ही माना जाएगा, अगर उस पे 10 लिखा है तो वो 10 का ही माना जाएगा, जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वही उसकी अमाउंट होगी। रिप्रेजेंटेटिव मनी इज एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफन प्रिंटेड ऑन पेपर, चाहे वो पेपर पे भी हो सकता है और चाहे वो कॉइन पे भी हो सकता है, दैट रिप्रेजेंट समथिंग ऑफ वैल्यू, जो कि कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 10 है या वो 5 है या वो 2 है या 1 है, बट हैज लिटिल और नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन, लेकिन उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, उसकी जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होगी, कि उस पे अगर 10 रुपए लिखा है तो वो 10 रुपए ही माना जाएगा, उस पे 5 लिखा है तो वो 5 ही माना जाएगा, और जिस मेटल से वो बना है उस मेटल की कोई वैल्यू, या जो जिस पेपर से वो बना है उस पेपर की कोई वैल्यू खुद की नहीं होगी। ओके, अगर पेपर जो है, पेपर तो सेम प्राइस है सबका, अगर एक 10 रुपए का नोट है तो उसका पेपर देखें और एक 2000 का नोट है उसका पेपर देखें, पेपर सेम होगा, लेकिन उस पे जो रिप्रेजेंट किया हुआ है 2000 बहुत बड़ी वैल्यू है और 20 रुपए बहुत छोटी वैल्यू है, कि जो रिप्रेजेंट किया गया है वही उसका प्राइस माना जाएगा, उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन कमोडिटी मनी के अंदर क्या था कि जिस मेटल का वो बना हुआ है, चाहे वो नोट है चाहे वो कॉइन है, जिस मेटल का वो बना हुआ है उस मेटल की वैल्यू भी उसकी फेस वैल्यू होगी। ओके, तो ये था हमारा एक्चुअल मनी। नेक्स्ट इज मनी ऑफ अकाउंट। दिस रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ व्हिच द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द कंट्री, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ लोन्स, प्राइसेस एंड परचेजिंग पावर एक्सेट्रा all are expressed in terms of money of account. It is necessary that this type of money may actually circulate in practice. तो जो हमारा मनी ऑफ अकाउंट है उसका मतलब कि हमारे अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं वो है, चाहे लोन का अकाउंट है, जो बैंक्स के अंदर लोन अकाउंट बना हुआ है, किसी का सेविंग अकाउंट बना हुआ है तो वो भी पैसा रन तो वो भी कंट्री के अंदर कर रहा है, चाहे हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं फोन के थ्रू, बट वो हमारे अकाउंट से सीधे ट्रांसफर हो रहे किसी और के अकाउंट पे है, तो वो भी पैसा करंट के अंदर ही रन कर रहा है, लेकिन वो अकाउंट के अंदर है, उसको अकाउंट का नाम नहीं दिया गया। ये जो मनी थी वो एक्चुअल में रन कर रही थी और किसी के हाथ में थी, ये जो था हमारे हाथ में पैसा था, ये जो कमोडिटी थी हमारे हाथ में कमोडिटी थी, बट ये जो है ये मनी ऑन अकाउंट है, मनी ऑफ अकाउंट है मींस अकाउंट के अंदर पैसा है, चाहे वो लोन का है चाहे वो हमारा सेविंग्स का है, बट उसको एक नाम दे दिया गया, वो एक अकाउंट के अंदर बैठा है, वो बैंक के अंदर पड़ा है, बट वो पैसा तो है, वो रन तो करंट में ही कर रहा है ना, जो हमारा क्लासिफिकेशन में नेचर ऑफ मनी पे गया था वो करंटली रन कर रहा था, तो मनी ऑन अकाउंट भी करंटली रन कर रहा है, लेकिन वो हमारा किसी अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है, उस पैसे को हम किसी अकाउंट के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। Classification on the basis of legality. इसके अंदर भी हम दो हेडलाइंस को डिवाइड करते हैं, एक तो है लीगल टेंडर मनी, अदर वन इज ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर मनी को भी हम फर्दर दो सब हेड्स के अंदर डिवाइड करते हैं,
अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा बेसिस ऑफ लीगैलिटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा मनी दो हेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लीगल टेंडर मनी एंड ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर मनी को भी फर्दर दो सब हेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी सबसे पहला है हमारा लीगल टेंडर मनी। इट इज दैट मनी व्हिच इज एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ पेमेंट both by government as well as people. This type of money has legal sanction behind it. No one can refuse to accept it as a means of payment. कि जो लीगल टेंडर मनी है वो कोई भी एज अ पेमेंट पे कर सकता है, किसी को पेमेंट करनी है किसी चीज के बदले में वो पे कर सकता है और उसको कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से। कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो पीपल है, कोई भी उसको पे कर सकता है और कोई भी अदर पर्सन चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो पीपल है रिफ्यूज नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने से, उसको वो लेना ही पड़ेगा बिकॉज वो लीगली सैंक्शन है, उस पर गवर्नमेंट की सील लगी हुई है कि ये गवर्नमेंट ने पैसा लीगली सैंक्शन किया है जो कंट्री के अंदर रन करेगा, जो कंट्री के अंदर सर्कुलेट करेगा और कोई भी पर्सन उसको पे कर सकता है और कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो वो होता है हमारा लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी के अंदर भी फर्दर दो सब हेड्स हैं हमारे, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी इज दैट मनी which no person can be forced to accept beyond a certain maximum limit. The maximum limit is fixed by the government under status. For example, 1, 2, 5, 10, 20 are legal tender only up to a sum of ₹25. If someone is called upon to accept these small coins beyond the maximum limit of ₹25, he is perfectly free to refuse them. That means कि limited legal tender के अंदर कुछ लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है, स्पेशली कॉइन्स की ₹25। ये जो लिमिट है ये हमारी गवर्नमेंट ने या लॉ ने फिक्स कर दी है कि ₹25 तक कोई भी, चाहे शॉपकीपर है चाहे कोई पर्सन है, ₹25 तक वो कॉइन एक्सेप्ट कर सकता है। ₹25 के बाद अगर उसे कोई कॉइन दे रहा है, अगर हम दो के 25 रुपए दे रहे हैं, दो या एक के 5 के कॉइन्स उनको दे रहे हैं, सिक्के कॉइन्स दे रहे हैं और वो 25 की लिमिट पूरी हो चुकी है, उसके बाद अगर चाहे शॉपकीपर है चाहे वो कोई पर्सन है जिसको हम पे कर रहे हैं, अगर 25 के बाद वो रिफ्यूज करना चाहे तो वो कर सकता है बिकॉज लिमिट ही 25 की है, वो एक्सेप्ट सिर्फ 25 तक कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी को कुछ कहे उसको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर कोई 25 रुपए है, 20 रुपए की किसी ने चीज खरीदी है, वो 20 रुपए कॉइन्स पे दे रहा है तो वो दे सकता है, 25 रुपए दे रहा है तो वो दे सकता है। अगर 30 रुपए की कोई चीज खरीदी है और वो 30 के 30 कॉइन में दे रहा है तो जो शॉपकीपर है उसे 25 तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, बाकी के 5 को रिफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लिमिट ही फिक्स कर दी। ये जस्ट एग्जाम्पल था, बट कॉमन सेंस से देखें तो बाकी 5 को तो देना तो उसको कॉइन नहीं पड़ेगा, अगर वो 25 रुपए देगा तो बाकी के वो कॉइन्स ही देगा। तो इतना सेंस तो कॉमन सेंस हम भी मानते हैं कि वो चलेगा, रन कर रहा है। 25 से ऊपर भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट 25 से ऊपर मान लो 50 की अगर पेमेंट है और वो 25 रुपए दे रहा है, बाकी के 25 में वो अगर कॉइन्स भी दे रहा है तो जो शॉपकीपर है 25 के बाद फ्रीली है उसको रिफ्यूज करने के लिए, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो पूरे के पूरे 50 रुपए की कॉइन्स में एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ वो 25 कर सकता है। 25 के लिए वो मना नहीं कर सकता, उसे करने पड़ेगा, लॉ की तरफ से वो फिक्स है। लेकिन 25 के बाद अगर उसको कोई कॉइन्स दे रहा है तो वो उसे एक्सेप्ट करने ही पड़ेगा। सॉरी, वो 25 के बाद अगर उसको कोई रुपीस दे रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। अगर वो लेना चाहे तो वो ले भी सकता है, अगर वो रिफ्यूज करना चाहे तो वो रिफ्यूज भी कर सकता है। दैट इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक लिमिट फिक्स है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, तो अनलिमिटेड के अंदर क्या है? इट इज दैट मनी which a person has to accept up to any limit because it is an unlimited legal tender. This type of money is accepted by the people to an unlimited extent. For example, 1 rupee coin and paper notes to all denomination are unlimited legal tender money in India. कि unlimited legal tender money, unlimited legal tender money वो मनी है जिसको एक्सेप्ट करने से कोई रिफ्यूज कर ही नहीं सकता, वो अनलिमिटेड है, कितनी भी अमाउंट में देना चाहे वो दे सकता है और कोई भी शॉपकीपर या कोई भी पर्सन उसको एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड अमाउंट के हम उनको पे कर सकते हैं। फॉर
एग्जाम्पल अगर बड़ी पेमेंट करनी है, आपको कैश पेमेंट करनी है और कोई 500 के 2-2 हज़ार के नोट पे कर रहा है या फिर कोई 100 के नोट में पे कर रहा है, तो वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता कि अगर मेरी बड़ी पेमेंट है, मान लो 20,000 रुपए है या 30,000 रुपए किसी को पे करना है और हम सारे अगर 100 के नोट्स दे रहे हैं, तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता कि मुझे बड़े नोट्स की लाके दो, कि मैं बड़े नोट्स में ही पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा ताकि मेरी पेमेंट थोड़ी छोटी हो जाए। 2-2 हज़ार के नोट होंगे तो काउंट करने में भी ईजी होंगे, मुझे रखने में भी ईजी होंगे। 100 के बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे अगर हम 20 या 30,000 की कोई बड़ी पेमेंट कर रहे हैं तो वो पर्सन रिफ्यूज नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने से। उसको वो 100 रुपए के 50 रुपए के नोट एक्सेप्ट ही करने पड़ेंगे, बिकॉज वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, वो उसको लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसको वो लेने ही पड़ेंगे। कॉइन्स की लिमिट थी 25 रुपए तक, बट अनलिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर कोई लिमिट नहीं है। 50, 100, 500, 2,000 कोई भी नोट के अंदर हम पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी उसको रिफ्यूज नहीं करेगा। तो ये था हमारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो बिकॉज इन सबको गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, गवर्नमेंट ने उसको लीगली उस पर मोहर लगाई है, कुछ लिखा है, यहाँ पे बस लिमिट लग गई 25 रुपए की कॉइन्स की, बाकी सब जगह अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, कोई भी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता लेने से। दैट इज लीगल टेंडर मनी। नेक्स्ट इज ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी क्या है हमारा? इट इज दैट मनी विच इज ऑर्डिनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल बट हैज नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट। ऑप्शनल मनी वो होगा जिसके पीछे कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं होगा, उसको गवर्नमेंट ने लीगली नहीं चलाया। यहाँ पे गवर्नमेंट की हर नोट पे गवर्नमेंट की स्टैंप लगी हुई है, तो वो लीगली सैंक्शन है, गवर्नमेंट ने उसको चलाया है कंट्री के अंदर। ऑप्शनल मनी के अंदर गवर्नमेंट की कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। दिस टाइप ऑफ मनी अगेंस्ट हिज नो वन कैन बी फोर्स टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ मनी अगेंस्ट हिज विशेस, कि कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता इस मनी को एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पे तो चाहे वो लेना चाहे या ना लेना चाहे, बट उसको वो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, वो उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। बट यहाँ पे जो पर्सन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है उसकी विशेष है, वो लेना चाहे तो ले सकता है, वो नहीं लेना चाहे वो रिफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करने ही पड़ेगी। It is optional money. No one can be forced to accept this. For example, different types of credit instruments like checks, funds, bills of exchange. Like हम चेक्स देते हैं किसी को पेमेंट करने में, अगर हमें पेमेंट करनी है, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया, BR लिख दिया और हमने किसी को चेक प्रोवाइड करा दिया, तो वो चेक जो है या वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, तो वो है किसी के लिए कंपल्शन नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे ही करे। वो अगली पेमेंट जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी मर्जी है कि वो लेना चाहे तो लेगा, वो नहीं लेना चाहे तो वो नहीं लेगा। उसको अगले पर्सन को कैश पे पेमेंट करनी ही पड़ेगी, अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दे या डिजिटल पेमेंट कर दे या कैश दे दे। बट अगर वो पर्सन किसी ऑप्शनल मनी के थ्रू कर रहा है, तो मनी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको पेमेंट कर रहा है, लाइक चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो चाहे तो उसको रिफ्यूज कर सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इन चेक्स और बिल ऑफ एक्सचेंज को लीगली सैंक्शन नहीं किया। वो ऑप्शनल मनी के अंदर इंक्लूड होता है कि वो ऑप्शनल है, किसी पर्सन के पास ऑप्शन है इस चीज का कि वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है, चाहे तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, लीगल टेंडर मनी एंड ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर मनी के अंदर भी फर्दर दो पार्ट्स थे, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी खत्म होता है। लास्ट जो थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, देख लेते हैं क्या है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मनी कॉमोडिटी। Classification on the basis of money commodity. यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग है मेटेलिक मनी। नेक्स्ट वन इज पेपर मनी। मेटेलिक मनी के अंदर भी हमारे फर्दर 3 सबहेड्स हैं।
टोकन मनी एंड सब्सिडी मनी। एंड पेपर मनी के अंदर हमारे फर्दर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। नंबर 1 है, इसके अंदर भी हमारा एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यहाँ पे हमारा है स्टैंडर्ड मनी। मेटालिक मनी के अंदर फर्दर 3 सब हेड्स हैं, स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी एंड सब्सिडी मनी। एंड पेपर मनी के अंदर हमारा फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव मनी, कन्वर्टिबल मनी, इनकन्वर्टिबल मनी, and last one is fiat money। तो ये है हमारे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मनी कमोडिटी, मेटालिक एंड पेपर। मेटालिक के अंदर फर्दर 3 सब हेड है, स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी एंड सब्सिडारी मनी। एंड पेपर मनी के अंदर हमारे 4 सब हेड्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव मनी, कन्वर्टिबल मनी, इनकन्वर्टिबल मनी एंड लास्ट वन इज फिएट मनी। ओके, फर्स्ट वन इज मेटालिक मनी। मेटालिक नाम पता ही नहीं चलता, सुनते ही पता चलता है कि मेटल्स होंगे, मेटल्स की बात हो रही है कि जो भी हमारे कॉइन्स बने हुए हैं मेड ऑफ पर्टिकुलर मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल। निकल मतलब जो हमारे नॉर्मल हम कॉइन्स यूज करते हैं 1, 2, 5, 10 जो भी, वो सारे निकल के बने हुए हैं। ओके, वो निकल मेटल के बनते हैं। तो जितने भी कॉपर, सिल्वर, मेटल, जितने भी मेटल हैं जो कॉइन्स बनते हैं वो सारे मेटालिक मनी के अंदर इंक्लूड होते हैं। मेटालिक मनी के अंदर भी 3 सब हेड हैं। नंबर 1 इज स्टैंडर्ड मनी। It is metallic money made up of pure and superior metal like gold and silver. This type of metallic money has the face value just equal to the intrinsic value. These coins are made of well-defined weight and fineness. Standard money जो होगा वो बहुत superior metal से बना होगा, gold है या silver है, बहुत superior metals हैं with fineness और बिल्कुल proper equal weight की तरफ से वो बना होगा और उसकी जो face value है वो बिल्कुल उसकी intrinsic value के equal होगी। वो था हमारा स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड नाम से पता चलता है तो स्टैंडर्ड होगा बहुत सुपीरियर लेवल का होगा। तो जो हमारा सुपीरियर मेटल से बना होता है, सुपीरियर मेटल हमारे 2 ही हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, और उसकी फेस वैल्यू जो होगी वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल होगी और बिल्कुल प्रॉपर वेट और फाइननेस के साथ वो बना होगा, एक स्टैंडर्ड होगा उसका। तो वो था हमारा स्टैंडर्ड मनी। नेक्स्ट इज टोकन मनी। द टोकन मनी इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉलर पेमेंट्स। छोटी पेमेंट्स करने के लिए हम टोकन मनी यूज करते हैं। इट सर्व्स एज अ सब्सिडरी ऑफ स्टैंडर्ड मनी। इट इज जनरली मेड ऑफ इंफीरियर एंड लाइटर मेटल्स। तो जो टोकन मनी है वो हमारा लाइटर मेटल से बना है, हम कह सकते हैं इंफीरियर मेटल से बना हुआ है, लाइक कॉपर और निकल। ओके, तो ये हमारा इन मेटल से बना है और ये हम क्या करते हैं एज अ सब्सिडरी ऑफ स्टैंडर्ड मनी यूज करते हैं, as a subsidy of standard money. Last one is subsidy money. Token money and subsidy money are both kind of alternative. टोकन मनी और सब्सिडी मनी दोनों सेम ही लेवल के होते हैं, पर जैसे अदर नाम दे दिया उसको कि टोकन मनी अलग है, सब्सिडी मनी अलग है, पर दोनों एज अ अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। सब्सिडी कॉइन्स आर इशूड फॉर फैसिलिटेटिंग स्मॉलर पेमेंट, सेम एज टोकन मनी। The main characteristic of subsidiary coins are they are low value coins and are made of lighter metals like aluminium. That means कि इनकी जो face value होगी वो intrinsic value के according नहीं होगी, ये बिल्कुल lighter metals के बने होंगे like copper और निकल या aluminium भी हम बोल सकते हैं। जो सबसे
इनको आरबीआई प्रिंट नहीं करती या कौन को प्रोवाइड नहीं करवाती, इनको गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी वो खुद प्रोवाइड करवाती है। ऑल सब्सिडरी कॉइन्स आर टोकन मनी, कि जितने भी सब्सिडरी कॉइन्स हैं वो सारे टोकन मनी होते हैं। ओके, तो दोनों ये काइंड ऑफ अल्टरनेटिव यूज होते हैं फॉर मेकिंग स्मॉलर पेमेंट्स। और ये जो हमारा स्टैंडर्ड मनी था ये सुपीरियर मेटल है, गोल्ड और सिल्वर, इनकी फेस वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल होगी और ये प्रॉपर वेट और फाइनेंस के साथ बने होंगे, बिकॉज इनका वेट ही मैटर करेगा उनकी वैल्यू सेट करने के। ओके, तो ये था हमारा मेटालिक मनी। नेक्स्ट इज पेपर मनी। पेपर मनी इज द कंट्रीज ऑफिशियल पेपर करेंसी दैट इज सर्कुलेटेड फॉर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड इन एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कि जो पेपर करेंसी है वो हमारा एक्चुअल कंट्री के अंदर जो ऑफिशियली रन कर रहा है, जो पेपर करेंसी रन कर रहा है वही हमारा पेपर मनी होगा। लाइक नोट्स जो होते हैं, पेपर के नोट्स होते हैं, वो पेपर मनी है। रिप्रेजेंटेटिव मनी, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी पहला है हमारा दैट पेपर मनी whose issuance is backed by cent% gold and silver reserve is called as representative money. It representative gold and silver reserve and government takes the responsibility to convert it into gold or silver. जो representative paper money होता है उसके बदले में गवर्नमेंट को cent% जो है एज अ गोल्ड और सिल्वर रिजर्व रखना पड़ता है, रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है। और जब कभी इन फ्यूचर नीड होगी तो गवर्नमेंट उसको जो है चेंज कर सकती है, उसके बदले में गोल्ड एंड सिल्वर का वापस से उसका अमाउंट जो गोल्ड एंड सिल्वर उन्होंने रिजर्व रखा है उसका वापस से रिप्रेजेंटेटिव एज अ मनी कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने उसको एज ए रिप्रेजेंट किया है गोल्ड एंड सिल्वर का रिजर्व रख के। जो रिप्रेजेंटेटिव मनी है वो जो रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी है वो हमेशा ही कुछ ना कुछ एज ए गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व रख के ही प्रिंट की जाएगी। दैट मीन्स जो हमारा पेपर रिप्रेजेंटेटिव मनी, दैट मीन्स जो हमारा पेपर करेंसी जो अभी हमारे रन कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है कंट्री के अंदर, तो हमारा हमने पहले जो मेथड्स ऑफ नोट इशू किया था उसमें हमने क्या कौन सा मेथड पढ़ा था, जो हमारा करंट में चल रहा है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके बदले में गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ रिजर्व रखा होगा। तो वो रिजर्व यही है कि 100% गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व। सिल्वर नहीं मानते आज हम, सिल्वर खत्म हो चुका है, सिर्फ गोल्ड और फॉरेन करेंसी ही बोलेंगे कि गोल्ड और सिल्वर की फॉरेन या फॉरेन करेंसी जो है गोल्ड या फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है गवर्नमेंट मेंटेन करके रखेगी इसके बदले में। नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल पेपर मनी। इट इज दैट पेपर मनी for which the money issuing authority provides the guarantee to convert it in gold, silver or the principal money for the country on demand. For such type of money issue 100% gold or silver reserves are not kept. कि ये जो पेपर मनी है जो गवर्नमेंट इशू करेगी उसके बदले में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उस प्रिंसिपल अमाउंट जितना भी गवर्नमेंट इशू कर रही है उसके बदले में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट गोल्ड और सिल्वर जो है ऑन डिमांड पे रिजर्व बना के रखेगी। कन्वर्टेबल है दैट मीन्स कि वो कभी भी किसी टाइम कन्वर्ट हो सकते हैं, कि उसके बदले में गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ रिजर्व बना के रखेगी डिमांड पे। जरूरी नहीं है बना के रखना, कोई कंपल्शन नहीं है गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व कैप्ट करके रखना, बट डिमांड पे वो बना के रखेगी, जब मन चाहा उसको कन्वर्ट कर सकती है गवर्नमेंट। ये था हमारा कन्वर्टेबल। इनकन्वर्टेबल ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मनी एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ प्रेशियस मेटल, representative or convertible money has become imagination of the past. In modern age, every nation is interested in adopting cheap, flexible and progressive monetary system. Nowadays, confidence of public does not depend upon the reserve funds kept behind the money, but depends upon the appropriateness of the government policies. Now, India is also having inconvertible paper money. इनकन्वर्टेबल पेपर मनी वो होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ गोल्ड एंड रिजर्व रखा, यहाँ पे ऑन डिमांड पे रखा था। ऑन डिमांड मतलब जब डिमांड होगी, कंपल्शन नहीं है कि उनको रिजर्व कैप्ट करके रखना है, बट जब भी डिमांड होगी तो कन्वर्टेबल मनी के अंदर हम कुछ ना कुछ रिजर्व बना के रखेंगे। नेक्स्ट इज इनकन्वर्टेबल मनी। इनकन्वर्टेबल मनी के अंदर कुछ भी एज अ मेटल कोई रिजर्व रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डिमांड पे भी नहीं है, किसी भी टाइम पे नहीं है। जस्ट बिकॉज इसीलिए ये हमारे जो दोनों मेथड्स हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी और कन्वर्टेबल मनी, दोनों क्या है पास्ट के इमेजिनेशन बन गए हैं, कि इनको अब बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। प्रेजेंट में जो है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी ही चलता है, क्योंकि क्यों इसका रीजन क्या है कि इन दोनों में रिजर्व रखना बंद कर दिया गया, बिकॉज जो हमारे मनी की डिमांड है वो तो कंटिन्यू चल रही है कि हमें करेंसी चाहिए, लेकिन जो हमारे प्रेशियस मेटल्स हैं वो लिमिटेड ही हैं, वो खत्म हो
बंद कर दिया गया, ये जो मनी थी इनको बंद कर दिया गया, पास्ट की इमेजिनेशन बन चुकी है ये। इनकन्वर्टेबल मनी जो है बहुत चीप सस्ता मेथड है, इसलिए इनकन्वर्टेबल पेपर मनी ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट इज फिएट मनी। फिएट मनी दैट मीन्स जो हमारा अभी प्रेजेंट के अंदर रन कर रहा है वो होता है हमारा फिएट मनी। फिएट मनी मीन्स जो हमारी करेंसी, जो कैश है, जो करेंसी है, पेपर करेंसी है, जो प्रेजेंट में आज रन कर रही है, जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया है, और जो लीगल टेंडर है, दैट मीन्स हमने पहले, इससे पहले जो हमने केसेस किया था उसमें हमने लीगल टेंडर किया था कि उसको गवर्नमेंट ने इशू किया है और वो कंट्री के अंदर फ्रीली रन कर रही है, सर्कुलेट कर रही है और कोई भी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने के लिए, वो होता है हमारा फिएट मनी। कि फिएट मनी अलग चीज नहीं है, फिएट मनी वही है जो हमारी करेंसी के अंदर रन कर रहा है और जिसको गवर्नमेंट ने लीगली इशू किया है और जो हमारी करेंसी के अंदर एज अ मनी एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जा रहा है, लीगली टेंडर जो है वो होता है हमारा फिएट मनी। तो ये थे हमारे पेपर मनी के कुछ टाइप्स और ये थे मेटालिक मनी के कुछ टाइप। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मनी कमोडिटी यहाँ खत्म होता है। दैट मीन्स कि हमारा टाइप्स ऑफ मनी, जो हमारा यूनिट फर्स्ट का पूरा पार्ट जो है, मनी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो सारा आज हमारा कंप्लीट होता है। सब क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहे हैं या कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमारा यहाँ टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।